हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, दैट इज द न्यूक्लियस। देखो, हमने एटॉम में ये डिस्कस कर लिया है कि रदरफोर्ड जी ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था उससे हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि एटॉम का मैक्सिमम मास, मैक्सिमम मतलब कि ऑलमोस्ट 99.9% मास जो भी होता है वो सेंटर के अंदर लोकेटेड, सेंटर पे लोकेटेड होता है। मतलब कि सारे पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो सेंटर पे लोकेटेड होते हैं, है ना। उसको हमने फिर नाम दे दिया था न्यूक्लियस। देखो, तब जो ये सारी चीजें वहां पे ढूंढ ली गई थी ना, तब वहां पे न्यूक्लियस की बातें की गई थी। न्यूक्लियस उन्होंने आइडेंटिफाई, इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियस का अस्तित्व है। इसका क्रेडिट किसके पास जाता है? तो रदरफोर्ड जी के पास है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि सेंटर में कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तगड़ा है, जिसके कारण ये स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया उसके ऐसे नतीजे निकलते हैं, है ना। तो उन्होंने ये बता दिया था। और फिर इलेक्ट्रॉन, फिर बोहर जी ने मॉडलिंग किया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं वो ऐसे ऑर्बिट में कहीं भी नहीं घूमते हैं, कोई भी ऑर्बिट नहीं लेते हैं। वो पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट ही अचीव करते हैं और उसी के अंदर घूमते रहते हैं। और कभी भी जब भी वो ऑर्बिट में घूमते हैं तब कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी चीज थी। तो अभी ये चैप्टर में पूरा हम न्यूक्लियस के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या क्या होता है। न्यूक्लियस देखो, मैंने पहले ही बताया था कि ये एटॉम एंड न्यूक्लियस, ये दोनों चैप्टर ना थोड़े हिस्टोरिकल होंगे, थोड़े हिस्ट्री वाले होंगे, थोड़े ऐसे टॉकेटिव होंगे। इसमें बस ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। अभी मैं अगर किसी छोटे बच्चे को भी पूछता, छोटा बच्चा नहीं मतलब जिसने ये चैप्टर ऐसे मतलब स्टडी किए हो, लोअर स्टैंडर्ड में ही हमें पता चल जाता है। लोअर स्टैंडर्ड में हमें विज्ञान के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है कि भाई अगर किसी एलिमेंट को छोटे 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 पार्टिकल बनाते जाओगे तो आखिर में आपको क्या बनेगा? अब मिलेगा एक एटॉम मिलेगा। एटॉम के अंदर देखोगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये सबको पता होता है ना। लेकिन उस टाइम पे सारे साइंटिस्ट ना इसी को ढूंढने में लगे पड़े थे। वो टाइम ही ऐसा था कि जो जहां पे डिस्कवरी हो रही थी ये सारी चीजों की, है ना। जो आज हमारे लिए ये जानना बहुत ही आसान हो गया और सबको पता होता है कि हाँ ये होता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे सभी साइंटिस्ट ने अपने पूरा मतलब पूरी जिंदगी लगा दी थी ये सारी चीजें डिस्कवर करने में, ठीक है। तो बस इसको हिस्ट्री की तरह ही देखना है, थोड़ा टॉकेटिव रहेगा। तो भाई हमने वहां पे देखा था कि भाई ऑलमोस्ट 99.9% मास एटॉम का जो होता है वो न्यूक्लियस के पास ही होता है ना। ये हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 99.9% मास, मैक्सिमम मास आप इसको बोल दो, मैक्सिमम मास। एटॉम का मैक्सिमम मास हमेशा न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई एटॉम का काफी सारा हिस्सा खाली ही रहता है ना। और बात तो सही है। अगर मैं न्यूक्लियस की साइज को यहां पे कंपेयर करवाने की कोशिश करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा बता सकता हूं कि मान लो कि अगर एटॉम एक क्लासरूम के साइज का है, अगर एटॉम एक क्लासरूम के साइज का है, तो इसका मतलब यह होता है कि न्यूक्लियस की साइज जो भी है वो पिन हेड के बराबर होगी, मतलब छोटा। एक ऐसा समझ लो कि भाई मान लो कि एक बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है, बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है, तो वो हमारा एटॉम है। तो उसके अंदर सेंटर पे चले जाओ और वहां पे आप एक छोटा सा एक पॉइंट बना दो, वो होगा हमारा न्यूक्लियस की साइज, वो होगी हमारी न्यूक्लियस की साइज, ठीक है। तो ये इस तरीके की साइज आप कंपैरिजन में देख सकते हो। देखो, इससे हमें इतना तो अंदाजा आ जाता है कि भाई अगर इतना ज्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो एटॉम की रेडियस से बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम है। कौन से ऑर्डर की है तो वो भी हमें ये जो अल्फा स्कैटरिंग का जो पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमें इतना अंदाजा वहां से आ जाता है। साइंटिस्टों ने ये नतीजा निकाल लिया था कि भाई ये जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो स्मॉलर देन दी रेडियस ऑफ एन एटॉम बाय द फैक्टर ऑफ अबाउट 10 to the power 4। मतलब कि यहां पे अगर मैं ऐसा मान लूं कि अगर एटॉम की रेडियस 10 to the power-10 मीटर है, तो इसका मतलब यह होता है कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो 10 to the power-14 मीटर की होगी, ठीक है। तो 10 to the power 4 फैक्टर के जितनी कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर रेडियस में इतना फर्क है कि अगर एटॉम की रेडियस में 10 to the power-10 मीटर के ऑर्डर में देख लूं, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो 10 to the power-14 मीटर के ऑर्डर में जाएगी। तो ऐसे केस में भाई वॉल्यूम के रिलेटेड अगर हम देखने जाए तो वॉल्यूम के रिलेटेड क्या नतीजा निकलता है?
तो उसके लिए अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को वॉल्यूम ऑफ एटम से डिवाइड कर दें, ये रेशियो निकाले, और क्योंकि हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो एटम है न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल नेचर वाले हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम ये रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास ये रेशियो निकल के आता है 10⁻⁻12 के बराबर। मतलब कि द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द एटम। सो एटम से न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10⁻⁻12 टाइम्स होता है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो हम ये समझ सकते हैं कि ज्यादातर एटम का हिस्सा जो भी रहेगा वो खाली ही रहेगा, ज्यादातर, एंड एम्प्टी स्पेस रहेगी वहां पे, क्योंकि सारा सारा जो भी मास है वो कहां पे लोकेटेड है, सेंटर के ऊपर। ठीक है, सेंटर के ऊपर लोकेटेड है, और जो सेंटर पे लोकेटेड है उसकी जो जिसको हम न्यूक्लियस नाम देते हैं उसकी साइज भी बहुत छोटी होती है। आप देखो ना, इन दोनों के रेडियस में डिफरेंस ही देख सकते हो कि अगर मैंने एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मान ली, तो न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻14 मीटर होगी, है ना। तो इतनी गैप होगी, आपको ये समझ सकते हो। तो बाकी का सारा जो भी हिस्सा है बीच का वो खाली रहेगा, ज्यादातर एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम डिफाइन करने वाले हैं यूनिट ऑफ मास, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी क्यों हमें ये यूनिट ऑफ मास, मतलब कि मास के लिए ये स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो एटॉम के लिए जब भी हम मास यहाँ पे लिखने वाले होते हैं, तो ऐसे केस में हम ना उसको एटॉमिक मास यूनिट से शो करते हैं, जिसको हम यूनिट ऑफ मास भी बोल सकते हैं, मास का यूनिट यहाँ पे हम बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि भाई किलोग्राम में किसी एटॉम का मास लिखना ये कन्वीनियंट नहीं होता है। ठीक है, 10 का जो भी पावर रहेगा वो बहुत ही नेगेटिव में बहुत ही बड़ा पावर, नेगेटिव में बड़ा नहीं बोल सकते, नेगेटिव में छोटा पावर बोल सकते हैं। 10⁻⁻26, 10⁻30, तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट चीज हो जाती है ना, वो कन्वीनियंट नहीं होता है। तो किलोग्राम को छोड़ के अगर मुझे किसी एटॉम का या फिर न्यूक्लियस का मास अगर मुझे लिखना है, क्योंकि एटॉम का जो मास होता है वो ज्यादातर 99.9% न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे किसी एटॉम का मास लिखना है तो केजी में लिखना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में हमें एक उसका अलग ही यूनिट डिफाइन करने की यहाँ पे नौबत आ गई, जरूरत पड़ी। तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे जो इसका यूनिट यूज होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यू, स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। कई बार इसको एएमयू भी बोलते हैं, स्मॉल एएमयू। नोटेशन चाहे जो भी हो, चाहे से स्मॉल यू हो या एएमयू हो, मीनिंग एक ही निकलता है। ठीक है, अभी ये एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि जब भी एटॉम के लेवल का जब भी कोई पार्टिकल होता है और उसके मास को अगर हमें शो करना है, तो उसके लिए एक यूनिट बराबर कितना होता है। ठीक है, एक यूनिट बराबर कितना केजी होता है। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट का एक यूनिट निकालना है, तो उसके लिए द 12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ अनएक्साइटेड कार्बन एटॉम इज कॉल्ड द 1 AMU, दैट इज कॉल्ड आल्सो 1U। ठीक है, मतलब कि आप अगर अनएक्साइटेड कार्बन के एटॉम के मास को अगर 12 से डिवाइड कर देते हो, तो जो वैल्यू मिलेगी ना आपको, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू होगी 1 यूनिट के बराबर। किसके लिए? एटॉमिक मास यूनिट के 1 यूनिट के बराबर, है ना। तो हमने देखा कि भाई ये अनएक्साइटेड कार्बन का मास होता है 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg। इसको आप डिवाइड कर दो 12 से, इसको आप डिवाइड करो 12 से, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 0.166 इंटू 10⁻⁻26 kg। मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg भी लिख सकता हूं। तो भाई एटॉमिक मास यूनिट के लिए 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना केजी होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये हो गई एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या है कि भाई एटॉम बहुत ही छोटा होता है, उसका मास जो भी होता है वो किलोग्राम में लिखना कन्वीनियंट नहीं रहता है ना। हम इतने मतलब 10 टू दी पावर कितने पावर लिखने पड़ेंगे नेगेटिव में, वो आप समझ सकते हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि उसको एक अलग यूनिट से शो कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो 10 का पावर आएगा वो नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू होगी, -27, -28, -29 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, -30, -31। तो उससे अच्छा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को मतलब कि एक अलग ही यूनिट इसके लिए बना दें। जैसे कि अगर मेरा मास अगर मुझे लिखना है मैं 80 kg 90 kg, तो वो केजी में लिख सकते हैं, वो अच्छा रहेगा केजी में लिखना। ठीक है, हम कन्वीनियंट भी होते हैं ऐसे मास को लिखने के लिए। लेकिन अगर मैं वही चीज अगर मैं मिलीग्राम में लिखने की स्टार्ट कर दूं, तो आप समझ सकते हो 10 के पावर में कैसे, मतलब मेरा मास जो केजी में उसको मिलीग्राम में लिखने की कोशिश करो, तो आप समझ सकते हो कि 10 का पावर कहाँ जाएगा। ठीक है,
तो कन्वीनियंस के हिसाब से अगर हमें हमारा मास लिखना है तो हम केजी में लिखते हैं, लेकिन उसी तरीके से अगर यहाँ पे किसी एटॉम के मास को लिखना है तो उसके लिए हमें एक ऐसा छोटा यूनिट चाहिए, एक ऐसा छोटा यूनिट हमें चाहिए कि जिसका यूज करके हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, है ना। तो वही होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अभी एटॉमिक मास यूनिट में 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर होती है, ठीक है। और उसको निकालते कैसे, तो उसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अनएक्साइटेड कार्बन एटॉम का जो मास होता है उसको डिवाइड कर दो 12 से, जो वैल्यू आएगी वो हमारे लिए एटॉमिक मास यूनिट के 1 यूनिट के बराबर होगी, ठीक है, 1 यूनिट के बराबर होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के डिस्कशन में लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉम। देखो मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको ये सारी चीजें पता ही है, आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में ये सारी चीजें देख चुके हो, ठीक है। तो इसको जल्दी से गो थ्रू करेंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज दैट ऑफ द प्रोटॉन्स। हम मानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव चार्ज मान लिया है, ठीक है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। तो सारे जो सेंटर में लोकेटेड है वो सारे प्रोटॉन्स जो भी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, हम ऐसा मान लेंगे, ठीक है। प्रोटॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज एंड इज स्टेबल। बात तो सही है, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग अराउंड इट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ द कूलम्ब फोर्स। ये भी बात सही है, क्योंकि कूलम्ब फोर्स की वजह से उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर Z। ये आपको पता है, ठीक है, आप केमिस्ट्री में डिस्कशन कर चुके हो। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है। हेंस द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम इज -Z टाइम्स E। देखो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है -E के बराबर। तो अगर मान लो कि किसी एटॉम में Z टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन का, -Z टाइम्स E। लेकिन उसको जरा अलग तरीके से देखें तो सिंस द एटम इज न्यूट्रल, एटम अगर न्यूट्रल है, द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज +ZE। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है, ठीक है, अगर अगर यहां पे हम मान लेते हैं कि एटॉम एक न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास जितना टोटल नेगेटिव चार्ज है उतना टोटल पॉजिटिव चार्ज भी है। मतलब कि जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, क्योंकि हमने माना है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक एटॉम के अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज -ZE है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +ZE। मतलब कि इसका मतलब यह निकलता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटॉम इज द एटॉमिक नंबर Z। मतलब कि एटॉमिक नंबर से हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मिलते हैं, है ना। मतलब कि जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम मानते हैं कि एटॉम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ऐसे केस में जितने उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, है ना। तो Z से हमें क्या पता चलता है, Z से हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता चलता है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो ये बहुत ही बड़ी चीज है, वैसे है छोटा सा टॉपिक, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी चीज है। भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप साइंटिस्टों ने सारे एक्सपेरिमेंट करके ये सारे डिस्कवरी करते गए। देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अभी के लिए फिलहाल मैं इतना तो बोल सकता हूं कि भाई जब न्यूक्लियस का अस्तित्व आया, जब उसके अंदर प्रोटॉन है ये मान लिया गया और ये आइडेंटिफाई भी कर लिया गया, तब किसी को ये नहीं पता था कि भाई वहां पे न्यूट्रॉन का भी अस्तित्व है। हां उसकी मौजूदगी है, ऐसा साइंटिस्ट को अंदाजा तो हो गया था। साइंटिस्टों ने भाई एटॉम के अंदर क्या क्या है वो सारी चीजें ढूंढ ली थी, सिवाय न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का अस्तित्व है ये जानते थे, कुछ है लेकिन वो न्यूट्रॉन्स ही है वो किसी को पता नहीं था, ठीक है। और उसकी डिस्कवरी हुई थी 1932 में, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब। लेकिन साइंटिस्ट को अंदाजा तो था, थोड़ा डाउट जा रहा था उनको कि भाई कुछ तो होना चाहिए। और डाउट कहां से जा गया था उसका भी मैं आपको एक सिंपल सा एक पॉइंट बता देता हूं। अगर आप इतना डिटेल में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे साइंटिस्टों को कहां कहां डाउट हुआ था कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा भी पार्टिकल होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर कि जो सिर्फ मास को बढ़ाने के लिए यूज होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है ना। और उसका मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट आपको समझाऊंगा कि भाई हमारे पास मान लो कि एक हीलियम है और एक हाइड्रोजन है। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, ये आपको पता है, ठीक है।
तो इसके हिसाब से देखने जाए तो ये जो हीलियम का जो भी मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वो भाई 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, या फिर मैं इसको बोल देता हूं 2 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। और ये जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास, इसका जो मास होगा वो 1 यूनिट 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है और इसके पास एक ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक बैलेंसर ले लूं, और यहां पे अगर मैं यहां पे एक हीलियम, यहां पे एक हीलियम का एटम लगा दूं और यहां पे 2 हाइड्रोजन के एटम लगा देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि यह बैलेंस होना चाहिए, है ना, यह बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइंटिस्टों ने जब ये ट्राई किया तो उनको पता चला कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। अभी भी क्या है, अभी भी सिचुएशन ऐसी है, अभी भी सिचुएशन 2 हाइड्रोजन एटम को रखने के बाद भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। ये एक हीलियम और यहां पे 2 हाइड्रोजन, मतलब कि ये अभी भी बैलेंस नहीं है, अभी भी बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहां पे अगर इसका मास टोटल 2 यूनिट हो और इसका भी एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन का तो 2 यूनिट, तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो यहां से इनको डाउट आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है ना। वो गड़बड़ी क्या है वो उनको तब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनको ऐसा डाउट तो आ रहा था कि भाई कुछ तो सेंटर में न्यूक्लियस के पास कुछ होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं होते, कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने एक और अंदर एडिशन कर दिया कि जब भी उनको ये बैलेंस करना था तो वो क्या करते थे, यहां पे 4 हाइड्रोजन के एटम लगा देते थे। जब भी 4 हाइड्रोजन के एटम लगाते थे तो अब ये जो कहानी थी, अब वो बैलेंस हो जाती थी, अब ये जो कहानी है वो बैलेंस हो जाती थी। मतलब कि यहां पे एक हीलियम और यहां पे 4 हाइड्रोजन अगर होते थे तो ये बैलेंस हो जाते थे। तो अब ये बैलेंस था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो इनका एटॉमिक मास, मतलब कि उनका जो मास अगर मैं लिखूं तो वो 4 यूनिट के बराबर होना चाहिए। और हीलियम में सिर्फ 2 ही प्रोटॉन है, फिर भी उसका एटॉमिक मास 4 यूनिट के बराबर होना चाहिए। मतलब कि 2 यूनिट एक्स्ट्रा कहां से आए, ठीक है, 2 यूनिट यहां पे एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके पास तो 2 ही प्रोटॉन है, तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा आए कहां से, ठीक है। तो उनको यहां से डाउट हो रहा था कि कुछ तो यहां पे प्रोटॉन के साथ साथ कुछ होना चाहिए, क्योंकि देखो एक चीज तो यहां पे ये प्रूव हो चुकी थी कि भाई मैक्सिमम 99.9% जो भी मास है एटॉम का वो पूरा न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है ना। तो जो भी न्यूक्लियस में जितने भी है उनका जो भी मास है, इलेक्ट्रॉन का मास तो भाई नेग्लिजिबल है ना। तो जितना जो भी न्यूक्लियस के पास मास है वही मास एटॉमिक मास माना जाता है, वही मास पूरे एटॉम का मास है, ऐसा हम मान के चलते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे 2 प्रोटॉन होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको बैलेंस कहाँ पे मिल रहा है, 4 टाइम्स यूनिट के बराबर, 4 यूनिट के बराबर बैलेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 यूनिट एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ है, कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पे है, ठीक है। तो तब साइंटिस्ट को डाउट हुआ था, लेकिन ये डाउट का सॉल्यूशन निकाला था जेम्स चैडविक जी ने। आप चैडविक जी बोलो, चैडविक जी बोलो, जो भी बोलना है आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो 1932 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उनसे पहले भी कई साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसी को उन्होंने नाम दिया था न्यूट्रॉन, उसी को उन्होंने नाम दिया था न्यूट्रॉन। तो उन्होंने नाम दिया था एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इसीलिए हम मानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसके हक में जाती है, तो जेम्स चैडविक जी के हक में जाती है, ठीक है। उन्होंने ही डिस्कवरी की थी, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बेरिलियम का एक शीट ले ली थी, बेरिलियम की एक शीट ले ली थी, और यहां से वो एक इसके ऊपर बेरिलियम के शीट के ऊपर, जैसे वहां पे गोल्ड फॉइल ली थी ना, ऐसे यहाँ पे बेरिलियम की एक शीट ली थी और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवाया गया था, मतलब अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करवाया गया, स्कैटरिंग का ही एक्सपेरिमेंट मान लो, ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया गया था। तो यहां से क्या उन्होंने देखा कि भाई जब भी अल्फा पार्टिकल ये बेरिलियम की ये शीट जो भी है इसके साथ टकराते थे तो यहां से कुछ रेडिएशन निकल रहा था, कुछ रेडिएशन निकलता था। और उन्होंने देखा, इन एडिशन ही ऑब्जर्व दैट दिस न्यूट्रल रेडिएशन कुड नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम लाइट न्यूक्लियस सच दोस हीलियम कार्बन नाइट्रोजन। इसके ऊपर बाद में आते हैं। उन्होंने जब बॉम्बार्ड किया, तो बॉम्बार्ड किया उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई यहां से ना कुछ रेडिएशन निकल रहा है, एक न्यूट्रल सा रेडिएशन है ना, एक न्यूट्रल सा रेडिएशन है, वो रेडिएशन निकल रहा है। यहाँ पे सारी कहानी नहीं दी गई है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक हिस्ट्री की तरह, ये स्टोरी की तरह इसको समझ लेना, इसको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो
इस तरीके से उन्होंने देखा कि यहां से एक रेडिएशन निकल रहा है। अभी ये रेडिएशन को उन्होंने क्या किया, ये रेडिएशन को उन्होंने मोम जो भी आता है ना वैक्स, ये वैक्स में से पास करवाया। तो जब भी ये रेडिएशन वैक्स में से पास हुआ ना, तो यहां से यार प्रोटॉन निकलना स्टार्ट हो गए, यहां से प्रोटॉन निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब एमिट होना स्टार्ट, वैक्स में से प्रोटॉन अलग होके बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो उनको बड़ा यहाँ पे ताजुब हुआ कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि एक न्यूट्रल सा रेडिएशन है, एक सिंपल सा रेडिएशन, और मानो तो यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम मोमेंटम है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला रेडिएशन नहीं है, ये ऐसा रेडिएशन नहीं है, ये रेडिएशन तो है लेकिन उसके पास मोमेंटम सबसे ज्यादा है। क्योंकि भाई कोई अगर यहां पे वैक्स वाले मटेरियल में से प्रोटॉन को अलग कर दे, मतलब इतना जबरदस्त कोलिजन, इतना जबरदस्त ताकत कैसे आती है, अगर उसका मोमेंटम ज्यादा है तो ही आती है ना। सीधी सी बात है कि भाई प्रोटॉन को बाहर निकाल दे, मतलब कि ये तो बात समझ में ही नहीं आती है, प्रोटॉन को बाहर निकाल दे तो उसका मोमेंटम कितना होगा, जो प्रोटॉन के साथ टकराया है उसका मोमेंटम कितना हुआ होगा, आप समझ सकते हो, है ना। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो रेडिएशन निकलता है ना, इट इज हैविंग वेरी हाई मोमेंटम, वेरी हाई मोमेंटम। और अगर हाई मोमेंटम है तो भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकते, है ना। हाँ, पहले ऐसा माना गया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं 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 नहीं, ये रेडिएशन जो भी है, ये रेडिएशन जो भी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ये ऐसा है कि जिसके पास हाई मोमेंटम है। और जब भी वो टकराते, क्योंकि यहां से ना, यहाँ पे प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं ना, यहां से प्रोटॉन बाहर निकल, मतलब कि कुछ जो भी टकरा रहा है उसके पास मोमेंटम वेरी हैवी होना चाहिए, हाई मोमेंटम होना चाहिए, है ना। हाँ, तो ऐसा टाइम था जब पहले ऐसा लोगों ने मान लिया था कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि यार ये जो रेडिएशन निकल रहा है वो कुछ अलग ही है, जिसका मोमेंटम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास इतना मोमेंटम नहीं होता है ना, और कि वो किसी के ऊपर गिरे और पूरा प्रोटॉन को बाहर निकाल दे, तो इतना मोमेंटम तो नहीं होता है, ये कुछ अलग ही है। ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये कुछ अलग ही है, ये कुछ न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहां पे उनको थोड़ा सा डाउट होने लगा कि भाई क्या हो सकता है। तो उन्होंने, उनको पता था, देखो ये सारी चीजें मैं अगर आपको भी पूछता हूं तो आपको ये पता होगा, आप कोलिजन पढ़ चुके हो, आप कोलिजन पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि कोलिजन में एक कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में अगर आपने देखा होगा, तो अगर दो सेम मास टकराते हैं, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक एक अंदाजा आपको देता हूं, यहां से एक सीधा सीधा सा एक एक्सपेरिमेंट देता हूं कि अगर आप अगर इस तरीके से सोचना चाहो तो आप कैसे सोचोगे कि भाई मान लो कि मेरे पास दो सेम मास है। ठीक है, इट इज हैविंग वेरी हाई मोमेंटम, जरा सोच के देखना, इट इज हैविंग वेरी हाई मोमेंटम, हाई मोमेंटम, हाई मोमेंटम मतलब पी। ठीक है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं ना, पी वेक्टर। वो मान लो कि किसी रेस्ट पार्टिकल उतने ही मास से, उतने ही उसके ही बराबर मास से, जो रेस्ट कंडीशन जिसका वेलोसिटी जीरो उसके साथ टकराता है, और मान लो कि वो कोलिजन अगर इलास्टिक हो रहा है, वैसे यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि इलास्टिक कोलिजन हुआ होगा, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता है, दोनों कोलाइड हुए, इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो आप समझ सकते हो कि कोलिजन के बाद क्या हुआ होगा। कोलिजन के बाद भाई साहब ये जो पहला वाला जो हाई मोमेंटम लेके आया था ना, वो वहीं का वहीं रह गया होगा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड रेस्ट कंडीशन में आएगा, और उसने सारी काइनेटिक एनर्जी किसको दे दी होगी ड्यूरिंग दिस कोलिजन प्रोसेस, ये जो दूसरा वाला मास है उसको, मतलब कि अब ये मास भागेगा, जितनी वेलोसिटी ये लेके आया था उतनी वेलोसिटी ये लेके जाएगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ घटना होगी, है ना, ऐसी ही कुछ घटना होगी। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। तो आपने यहां पे एक चीज नोटिस की, दो सेम मास, इक्वल मास एंड हाई मोमेंटम, सेम मास हाई मोमेंटम, बस यही पॉइंट, अगर आपके दिमाग में भी यही पॉइंट चलेगा तो आप भी समझ पाओगे कि जी हाँ, अगर इसके पास हाई मोमेंटम है तो एक हाई मोमेंटम वाला बंदा जब भी किसी रेस्ट के साथ टकराता है, तो वो रेस्ट कंडीशन में जो बंदा है उसको भी हाई मोमेंटम मिलता है। देखो ये कोलिजन वाली जो प्रोसेस होती है, इट इज जस्ट वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ये एक जरिया है, ये कोलिजन एक जरिया है एनर्जी को एक्सचेंज करने का, ट्रांसफर करने का। ड्यूरिंग दी कोलिजन, एक्चुअली मान लो कि ये दोनों डेल्टा टी इंटरवल के लिए यहाँ पे कोलाइड हुए, तो ड्यूरिंग दी कोलिजन एक्चुअल में यहाँ पे डीफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। डीफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो भाई ये जो काइनेटिक एनर्जी जो लेके आए थे ना, जो हाई मोमेंटम लेके आए, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी थी वो रेस्ट वाले बंदे के साथ टकराए,
टकराए तो भाई दोनों लड़े, एक दूसरे का शेप बिगड़ने की कोशिश की, काइनेटिक एनर्जी जो लेके आया था उसको डिफॉर्म करने में सारी एनर्जी लगाई, मतलब कि या तो वहां से एनर्जी रिलीज हो सकती है हिट के फॉर्म में, या फिर आवाज साउंड के फॉर्म में, वेव साउंड वेव के फॉर्म में, या फिर वापिस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कोलिजन की एक प्रोसेस होती है डेल्टा टी इंटरवल की। खैर हमें फिलहाल कोलिजन स्टडी नहीं करना, ये आपने 11 में स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप यहां से इतना अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोई प्रोटॉन को बाहर निकल सकता है, प्रोटॉन को पूरा बाहर निकल सकता है, तो कितने हाई मोमेंटम वाला बंदा उसके साथ टकराया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई प्रोटॉन को बाहर निकाल सकता है और मैक्सिमम मोमेंटम क्योंकि प्रोटॉन यहां से रेडिएट होता है, रेडिएट नहीं बोलेंगे लेकिन एमिट हो रहे हैं और सामने टकरा रहे हैं, मतलब कि सामने वाली स्क्रीन के ऊपर कैप्चर हो रहे हैं, इतनी तेजी से बाहर निकल रहे हैं। तो हो ना हो ये कोलिजन के अंदर दोनों जो पार्टिकल टकराया है ना, जो रेडिएशन टकरा रहा है, उसके पास उतना ही मास है जितना प्रोटॉन के मास के बराबर है, मतलब कि प्रोटॉन का मास है, ठीक है। तो जो टकरा रहा है उसका मास और जो प्रोटॉन है उसका मास नियरर अबाउट सेम होगा। तो यहां से उनको ये पॉइंट समझ में आया कि हो ना हो ये जो रेडिएशन जिसको हम बोल रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में भाई साहब कुछ पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, जिसके पास हाई मोमेंटम है और जिसका मास भी प्रोटॉन के करीब करीब है। और इस तरीके से उन्होंने फिर, क्योंकि उसका नेचर जो भी था वो न्यूट्रल नेचर था, इसलिए उन्होंने फिर ये रेडिएशन को नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स। उन्होंने उसको रेडिएशन की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसको एक पार्टिकल की तरह देखा और वो पार्टिकल को नाम दे दिया न्यूट्रॉन, और यहीं से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब एक स्टोरिकल चीजें है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था और वहां से उन्होंने बताया कि भाई न्यूट्रॉन जैसी कोई कोई चीज यहाँ पे होती है जिसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रिसाइजली लिखने चाहे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रिसाइजली कितना होगा, तो वही 1.00866 यूनिट, मतलब कि 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आप समझ सकते हो कि वो 1 यूनिट के बराबर है, 1.00866 अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 यूनिट के बराबर ही बोल सकते हैं, मतलब कि इसका मास और प्रोटॉन का मास नियरर अबाउट सेम है ना, नियरली इक्वल है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अब ये बात सेट हो रही है, क्योंकि भाई जो हीलियम है ना, हीलियम का हमारे पास एटॉमिक मास क्यों 4 यूनिट के बराबर मिल रहा था, क्योंकि क्यों वो हमें 4 हाइड्रोजन एटॉम को बैलेंस करता नजर आ रहा था, क्योंकि भाई यहां पे इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन भी होते हैं, और क्योंकि प्रोटॉन का जितना मास है उतना ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल में न्यूट्रॉन का भी मास होता है, इसलिए यहां पे ये हो जाता है 4 टाइम्स यूनिट, है ना, 4 यूनिट के बराबर मास। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये थोड़ी स्टोरी है जो आपको सुननी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। टर्म्स यूज फॉर द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। देखो अभी यहाँ पे ना हम छोटी छोटी ऐसे स्टैंडर्ड टर्म्स को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये थ्रू आउट दिस चैप्टर, तो इसका ही यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे आपको पता ही है, काफी सारे नहीं, सभी पता है आपको भाई, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन जिसको कैपिटल ए न्यूक्लियन, इसको आप मास नंबर भी बोल सकते हो। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, द न्यूक्लियन इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, मतलब कि जो न्यूक्लियस में होता है इनको न्यूक्लियंस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, अभी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ना, वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन उनका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बरोबर जैसा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसी को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर नेक्स्ट आता है। एटॉमिक नंबर आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉम हेंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूट्रल एटॉम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ पे एटॉम न्यूट्रल है तो ऐसे केस में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। तो ये एटॉमिक नंबर जो भी होता है वो हमें क्या दिखाता है, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रल एटॉम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी देता है। मतलब कि मैंने बोला कि भाई किसी एटॉम का Z16 है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका एटॉमिक नंबर 16, मतलब कि उसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है। और अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटॉम है, जो ज्यादातर न्यूट्रल ही होते हैं, लेकिन
हाँ बैलेंस है तो ठीक है। चलो उसके बाद अनबैलेंस वाला अल्फा बीटा गैमा डी के वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एटॉम है तो उसके अंदर 16 प्रोटॉन भी होंगे। क्लियर। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। उसके बाद आता है मास नंबर। हमने न्यूक्लियन देखा, उसी तरीके से मास नंबर। द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड दी एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रोटॉन का मास एक यूनिट, एक एएमयू के बराबर, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका भी 1.00866 समथिंग, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 ही बोल देते, तो इसका भी 1 एटॉमिक यूनिट के बराबर होता है ना। तो इसका भी 1 एटॉमिक यूनिट, मतलब कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एक ही होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उन दोनों के मास का एडिशन वही होगा हमारा मास नंबर, है ना, वही होगा हमारा मास नंबर। ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन नंबर, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंटेड इन दी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन नंबर। अभी देखो ये आपको ध्यान से समझना है कि जरूरी नहीं है कि हर एक टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन हो। हाँ ये जरूरी है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उतने वहां पे प्रोटॉन दिखने चाहिए, तो ही वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वो एटम, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उतने ही टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। वैसे न्यूट्रॉन ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो उसको कोई भी मतलब कि ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हिस्सा लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही हो ये जरूरी नहीं है ना। वो ऊपर नीचे चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, जब भी वो अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं अनबैलेंस फील करता हूं, तो न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा बीटा गेमा डीके भी करता है, मतलब कि वो रिलीज भी कर देता है, एमिट भी करता है। ठीक है, तो कोई और एक चीज यहाँ पे ये भी आपको समझनी है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई न्यूक्लियस जब भी अनबैलेंस फील करता है तो वो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में या प्रोटॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट कर सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो उसके ऊपर, उसके नेचर के ऊपर, उसको क्या करना है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। सर ऐसा होता है क्या? अरे भाई जो पहली ऑर्बिट होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है। कई बार क्या होता है कि किसी, मान लो कि जो न्यूक्लियस है वो अनबैलेंस फील कर रहा है, अपने आप को अनकंफर्ट फील करता है, तो ऐसे केस में मान लो कि उसको एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करेगा, जो पहली ओर, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो होते ही है, पहली ऑर्बिट में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे नजदीक वही होते हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। वो इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन के साथ मैच होके न्यूट्रलाइज न्यूट्रॉन पैदा कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली भी प्रोसेस यहाँ पे होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भाई सिर्फ रिलीज ही करता है, वो कैप्चर भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रॉन नंबर। न्यूक्लाइड, द टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लाइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल दैट इज एक्स, सफिक्स में नीचे z ऊपर a, या फिर आप इसको ये नोटेशन से भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये नोटेशन से भी, पर इतना ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम नीचे लिखते हैं और जो मास नंबर होता है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चाहे आप ये नोटेशन यूज करो या ये नोटेशन यूज करो, आप यूज कर सकते हो। जहां पे x क्या होता है, तो केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को कौन से अल्फाबेट से आप डिनोट करते हो वो। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लाइड ऑफ गोल्ड AU 79197 जो लिखे, मतलब ये दिखाता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 79, इसका मास नंबर कितना है 197। मतलब कि मैं इस तरह यहाँ पे इतना बोल सकता हूँ कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ 79 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और टोटल 79 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और अगर मैं मास नंबर को देखूं तो देखो यहाँ पे 197 टोटल न्यूक्लियन है, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के टोटल कितने हैं 197 है। मास नंबर हमें टोटल न्यूक्लियंस के नंबर देता है ना। तो उस हिसाब से कितने न्यूट्रॉन यहाँ पे होने चाहिए, तो देखो एटॉमिक नंबर से हमें इतना तो समझ कि 79 प्रोटॉन होंगे, तो उस हिसाब से न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए, तो भाई ये मास नंबर में से आप 79 प्रोटॉन को हटा दो तो कितने बचे 118, तो इतने न्यूट्रॉन होने चाहिए। मैंने अभी बताया कि भाई जरूरी नहीं कि जितने प्रोटॉन हो उतने न्यूट्रॉन होने ही चाहिए, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये बहुत ही बड़ी चीज है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। देखो जो रदरफोर्ड जी ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था गाइगर एंड मार्सडन जी के पास, जो अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था, उसमें उन्होंने देखा था कि ये एक्सपेरिमेंट के अंदर जो न्यूक्लियस जो गोल्ड जो फ्रेम ली गई थी, जो गोल्ड क्या बोलते हैं उसको, हाँ थिन प्लेट ली गई थी उसकी
फॉइल ली गई थी, उसकी जो न्यूक्लियस की जो साइज थी ना, वहां से उन्होंने कुछ निकाला था अंदाजा कि उसके न्यूक्लियस की साइज करीब करीब 4 × 10⁻⁻14 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा था, 4 × 10⁻⁻14 मीटर की होनी चाहिए। अगर हम अंदाजा लगाने जाए तो कॉमनली एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन होता है, यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन होता है। यहाँ पे भाई कोई भी न्यूक्लियस आप लेके आओ, ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज ए रेडियस आर इज इक्वल्स टू आर नोट इंटू ए टू द पावर 1/3। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट से पता चला उनको, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से पता चली कि भाई अगर आप किसी भी एटम को लेके आते हो, उसके न्यूक्लियस का अगर मास नंबर ए है तो उसकी रेडियस जो भी होगी, न्यूक्लियस की जो रेडियस है, ये रेडियस करीब करीब आर नोट इंटू ए टू द पावर 1/3। ठीक है, ये फॉर्मूला से आप पता कर सकते हो, वो इस फॉर्मूला को यहाँ पे फॉलो कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जहां पे ये जो आर जीरो है जो कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये 10⁻⁻15 मीटर को हम फर्मी भी बोल सकते हैं, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो इस हिसाब से ये आर नोट की वैल्यू जो भी है वो 1.2 फर्मी होनी चाहिए। ठीक है, 1.2 फर्मी होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जो वहां पे देखा था, तब उन्होंने देखा कि जो गोल्ड फॉइल यूज की गई थी उसका जो न्यूक्लियस था, उसकी जो साइज थी वो लेस देन इसके, मतलब कि करीब करीब इसके बराबर आप मान के चलो कि 4 × 10⁻⁻14 मीटर के नजदीक नजदीक थी। ठीक है, लेकिन अगर हर एक न्यूक्लियस के लिए अगर आप रेडियस हर एक न्यूक्लियस की निकालना चाहते हो, हर एक एटॉम के न्यूक्लियस की आप यहाँ पे रेडियस निकालना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कोई कॉमन फॉर्मूला है? जी हाँ है, कॉमन फॉर्मूला ये है। ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके आप उसके न्यूक्लियस की साइज, रेडियस साइज अगर निकालना है, साइज का मतलब क्या होता है, अगर आपको रेडियस पता चल जाती है तो न्यूक्लियस तो एक स्फेरिकल होता है ना, न्यूक्लियस एक स्फेरिकल होता है, तो हम उसकी साइज अपने आप, मतलब कि उसका वॉल्यूम कितना है, उसका मास कितना, वो सारी चीजें यहां से पता कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस पता है तो आप आसानी से यहाँ पे वॉल्यूम पता कर सकते हो, तो वही तो हो जाएगी उसकी साइज। तो साइज का डायमेंशन लेना है तो आप पहले रेडियस पता कर लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को ही सारी रेडियस, मतलब यही फॉर्मूला से हमें मिल सकती थी। ठीक है, तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3। ठीक है, अभी इसका डेरिवेशन प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें साइंटिस्टों ने जो बताया कि भैया ये वाले फॉर्मूला को फॉलो करती है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है इसको। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, ये एक्सेप्ट कर लेना है हमें। ठीक है, कि भाई इसके बराबर उन्होंने बताया, जहां पे ये जो आर जीरो है वो ये कांस्टेंट है। अभी मैंने तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ना तो आप करोगे ना तो आप करने जाओगे, तो सीधी सी बात है कि जो है वो हमें एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट, आर नॉट इज ए कांस्टेंट। अगर मैं इसी चीज को मैं अप्लाई करता हूं वॉल्यूम निकालने के लिए, यही चीज को मैं अगर अप्लाई करता हूं अगर वही न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालने के लिए, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकल के आता है हमारे पास 4/3 πr³। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला स्फेरिकल माने हैं इसलिए। इसके अंदर अगर मैं रेडियस प्लेस करता हूं तो रेडियस की वैल्यू में प्लेस करूंगा आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 का क्यूब। ठीक है, आर की जगह पे हमने ये प्लेस कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये वैल्यू प्लेस की तो मुझे कुछ रिजल्ट मिला इतना। अभी आप जरा ध्यान से देखो, ये 4/3 कांस्टेंट, ये पाई भी कांस्टेंट है, ये आर नोट ये भी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा हर एक न्यूक्लियस के लिए, हर एक एटॉम के न्यूक्लियस, हर एक एलिमेंट के एटॉम के न्यूक्लियस के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। यही फॉर्मेट आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, आप सिर्फ मास नंबर से उसकी रेडियस निकाल सकते हो। और बात तो सही है ना, मास नंबर क्या दिखाता है, मास नंबर क्या दिखाता है हमें, मास नंबर दिखाता है कि कितने न्यूक्लियंस है वहां पे, है ना। तो जितने न्यूक्लियस है वहीं से हमें पता चलेगा, ऐसे ऐसे वो ऐसे चिपके रहते हैं ना, न्यूक्लियस मतलब कि कोई अलग लेयर नहीं होता है, बस इसी तरीके से एक दूसरे के साथ ये सारे चिपके पड़े होते हैं, इस तरीके से, है ना। मतलब कि इसके ऊपर कुछ ऐसा कवर वैसा कवर तीसरा कवर, ऐसा कोई जैकेटिंग नॉन जैकेटिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, इसी तरीके से चिपके पड़े होते हैं, गोले की तरह एक दूसरे के साथ चिपके पड़े होते हैं। ठीक है, और उसी से तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे इसकी रेडियस निकालनी है, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा न्यूक्लियस का, इसकी अगर मुझे रेडियस पता करनी है तो मुझे मास नंबर पता होना है, मास कितना है इसका, मास कितना है। और अगर आपको याद हो तो ये मास निकालने का एक तरीका एक निकाला गया, डायमेंशन, एक्चुअली डायमेंशन निकालने का एक तरीका निकाला गया था एकदम देसी पद्धति के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। और वो आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो वहां पे एक मेथड थी, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको देखना है तो वहां पे जाके देख सकते हो, अगर याद आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं है तो मत लिखो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, अगर इसका डायमेंशन पता करना है तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली भाई ये मास नंबर ही पता होना चाहिए, न्यूक्लियस कितने हैं
उसी के हिसाब से अगर न्यूक्लियस मुझे पता चल जाए तो मुझे ऐसा समझ में आ जाएगा वो कितना एरिया कवर करेंगे, कितना घिरावा करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मास नंबर, इसीलिए मास नंबर जरूरी है। तो ये जो रेडियस है ना न्यूक्लियस की, वो एक्चुअल में मास नंबर के साथ सीधी रिलेट करती है, वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E⁻⁻3, ठीक है। तो ये सारी कहानी इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव की थी, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालने जाऊं तो वॉल्यूम में मैंने क्या बताया, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नॉट क्यूब भी कांस्टेंट। तो आप देखोगे तो वॉल्यूम सीधा किसके प्रोपोर्शनल आया, मास नंबर के प्रोपोर्शनल। अब बात तो सही है, जितना मास नंबर ज्यादा उतने ज्यादा न्यूक्लियस, और जितने न्यूक्लियस ज्यादा उतना उसका वॉल्यूम भारे होगा, है ना, उतना उसका वॉल्यूम भारे बनता जाएगा, वॉल्यूम बड़ा बनता जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, क्लियर है, ठीक है। वॉल्यूम जो भी होता है न्यूक्लियस का वो सीधा मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा न्यूक्लियस उतना ज्यादा वॉल्यूम, सीधी सी बात है ना, उतना वो स्फीयर बड़ा बनता जाएगा न्यूक्लियस का, सीधी सी बात है, क्लियर है ना, ये पॉइंट तो क्लियर है। लेकिन इस समय एक चीज यहां पे पता चल जाती है, जहां पे ये जो 4/3 पाई आर नॉट 0 क्यूब हमने कांस्टेंट मान के चला है ना, कांस्टेंट मान के चले हैं, यहां से मुझे एक बहुत बड़ी चीज यहां पे समझ में आ जाती है कि भाई द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डू नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। Density of nucleus is always constant. Density of nucleus is always constant. कैसे constant? कैसे constant? तो भाई डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। न्यूक्लियस का जैसे जैसे मास बढ़ता है, मास बढ़ता है, न्यूक्लियस का मास बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बड़े होंगे तो ही तो मास बढ़ा। और अगर उसका मास बढ़ता है मतलब कि मास नंबर बढ़ता है, तो भाई मास नंबर एंड वॉल्यूम दोनों प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर ये क्वांटिटी बढ़ती है और नीचे भी बढ़ती है, तो भाई ये रेशियो तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। मैंने इसको 2 इंक्रीज किया तो अपने आप डिनोमिनेटर भी अगर 2 इंक्रीज हो जाता है तो दो दो तो जो इंक्रीमेंट हुआ वो तो कैंसिल हो गया। तो भाई अल्टीमेटली देखोगे तो ये जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब कि हर एक एटॉम के न्यूक्लियस के लिए ये जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट हर एक के लिए, हर एक एलिमेंट के, हर एक एटॉम के, हर एक न्यूक्लियस के लिए ये डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। और अगर मैं उसको निकालना चाहूँ तो कितनी होगी, तो वो कैसे लिख सकते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है लिखते हैं, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ठीक है, यही तो है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, इतना ही तो है। तो ये सारी वैल्यू आप प्लेस कर दो यहाँ पे, मास कितना, तो 1 यूनिट के बराबर, मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, kg, डिवाइड बाय ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करोगे। सो हेंस यू आर गेटिंग द आंसर, हेंस यू आर गेटिंग द आंसर लाइक दिस। या फिर आप अगर kg इंटू मीटर क्यूब में लिखना चाहो अच्छे से पॉइंट के साथ, 2 पॉइंट समथिंग के साथ, तो ये डेंसिटी हमारे मिलेगी कुछ इतनी, मतलब कि 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। और आप देखने जाओगे तो ये जो डेंसिटी आई ना न्यूक्लियस की, वो एक्चुअली डेंसिटी ऑफ वाटर से बहुत ज्यादा है। आप देखो डेंसिटी ऑफ वाटर से कितनी ज्यादा है, तो इतनी 2.3 इंटू 10⁻14 टाइम्स ज्यादा है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डेंसिटी हो गई वाटर से भी, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। चलिए, तो इसी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है गिव द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज, गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 यूनिट एंड ए इज इक्वल टू 56, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी, मतलब कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी हमें यहाँ पे पता करने को बोला गया है। अभी यहाँ पे इसका मास जो भी है ना, आयरन का मास जो भी है वो हमें 55.85 यूनिट दिया गया है, मतलब कि मास ऑफ Fe वो हमें 55.85 यूनिट हमें दिया गया है। एक काम करते हैं, ये जो यूनिट में दिया गया है उसको अगर हम चाहे तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं केजी के अंदर, ठीक है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए पीछे, नहीं तो फिर बाद में वो फॉर्मूला के अंदर प्लेस कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हियर व्हाट इज गिवन, पहले तो वो लिखते हैं कितनी चीज़ें दी गई हैं। तो मास ऑफ Fe ये हमारे पास है 55.85 यूनिट,
मतलब कि ये एएमयू में दिया गया, एएमयू में दिया गया है, और 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है वो हमें पता है, 1 यूनिट 1.6 10⁻⁻27 kg। तो अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 55.85 इंटू 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो इतना मास होगा। अभी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह बाद में कर लेंगे, अभी को इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी देखो डेंसिटी निकालनी होती है तो डेंसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो ये रहा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए उसकी रेडियस न्यूक्लियस की, तो पहले रेडियस पता करनी पड़ेगी कि भाई इसकी रेडियस कितनी होगी, है ना। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, है ना। तो उसके लिए रेडियस हम यहाँ पे पता करेंगे, तो रेडियस ऑफ मोलेक्यूल या फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मोलेक्यूल नहीं बोलेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एफी न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं, तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो एक ही है, आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। एक ही फॉर्मूला है जो हमें हर एक जगह पे इस्तेमाल करना है। जहां पे आर नॉट हमारे पास है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई बाई, ये इसका मास नंबर हमें दिया गया दैट इज 56, तो ये 56 का 1/3 पावर, और 56 का 1/3 पावर करीब करीब 3.82 समथिंग के बराबर होगा। चलिए देख लेते हैं, 3. एक सेकंड, 3.82, ओके, सो इट इज 3.825, सो इट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15, तो 3.44, ओके, तो 3 पॉइंट समथिंग, हाँ 44464, और ये बराबर है 3.825 इंटू ये हो जाएगा 3.825। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 3.825 फर्दर मल्टीप्लाई होगा 1.2 से, तो ये आंसर हमारे पास निकल के आएगा 4.59। सो ये 4.59 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, तो ये हो गई उसकी रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस। ठीक है, तो हमें न्यूक्लियस की रेडियस मिल चुकी है। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि डेंसिटी के लिए वॉल्यूम भी चाहिए। सो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम मानेंगे कि वो स्फेरिकल होता है, तो ये 4/3 पार आर क्यूब के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 प्लेस करेंगे, सो ये 3.14 इंटू आर क्यूब मतलब कि 4.59 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 3, उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3.14 से, उसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.59 से, 4.59 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4.59 मल्टीप्लाई बाई 4.59, तो आंसर हमारे पास आएगा 404.86। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 404.86 इंटू 10⁻⁻45, 15 3 जा -45, तो 10⁻⁻45 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप अगर अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहो तो ये 4.05 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इट इज 4.05 इंटू 10⁻, 2 डिजिट शिफ्ट किए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻43 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम हमें दिखेगा। ठीक है, इतना वॉल्यूम दिखेगा। तो बस मास पता है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, तो अब डेंसिटी निकाल लेते हैं। सो नाउ डेंसिटी
of Fe, density of Fe, that is equals to mass of Fe डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा, इसका मास कितना है तो हमने केजी में लिखा है 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइड बाय वॉल्यूम हमें निकल के आया है 4.05 इंटू 10⁻⁻43। ठीक है, चलिए तो इसको भी डिवाइड वगैरह कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है। सॉरी 55.85 ये मल्टीप्लाई होगा फर्दर 1.66 से और फर्दर वो डिवाइड करेंगे उसको हम 4.05 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 22.89। 22.89, सो इट इज 22, अरे ये लिख नहीं पा रहे हैं, अरे 22.89 इंटू 10⁻, हमारे पास ये टोटल आंसर है 2743, तो ये 3 और 3 6, तो ये 16 का गैप आ जाएगा, तो मतलब कि 10⁻+16। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको क्या लिखना, 2.29 इंटू 10⁻17, एक डिजिट शिफ्ट कर दो तो 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो हमने क्या देखा था, किसी भी एलिमेंट ले लो उसके लिए किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस की आप यहां पे डेंसिटी मेजर करोगे तो वो कांस्टेंट रहेगी। आप देखो यहां पे आंसर क्या आया, 2.29 टू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। जरा इसको कंपेयर करो तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे भी आपको उतनी ही मिलेगी, है ना, मतलब कि वो कांस्टेंट रहती है, हर एक के लिए ये यही वैल्यू रहती है। इसका ये बेनिफिट क्या होता है पता है, इसमें से क्वेश्चन आता है ना डेंसिटी निकालने को बोलते हैं ना, तो रफली आपका फाइनल आंसर यही लिख दो, हर एक के लिए यही लिख दो, यही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नियर अबाउट वही आंसर होगा। आप इसको लिखोगे तो मैं 2.3 भी लिख सकता हूँ, ये फर्दर 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, मास एनर्जी। देखो ये हमें पता है कि पहले किसी को पता नहीं था कि मास भी एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, ये पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन जी ने आके ये समझाया। आइंस्टाइन जी ने बताया कि भाई मास इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पहले किसी को पता नहीं था, है ना। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी कन्वर्टेड टू मास, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मास, तो ये कन्वर्जन होता रहता है। ये पहले किसी को पता नहीं था, है ना। लेकिन आइंस्टाइन जी आए, आइंस्टाइन जी ने बताया, आइंस्टाइन शोड दैट द मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वो हमेशा बोलते हैं कि मास एक एनर्जी ही है, एंड इट इज फैक्ट, ये फैक्ट है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। आप मास की जो एनर्जी है, मास भी एक एनर्जी के बराबर है जिसको आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी में यूज कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी में यूज करना है तो उसको कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में यूज कर सकते हो। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि भाई मास भी एक फॉर्म होता है एनर्जी का। ठीक है, ये किसी को पता नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन जी ने आके ये प्रूव कर दिया था। उन्होंने ये फॉर्मूला भी दिया था, याद हो तो, कि भाई किसी पर्टिकुलर मास के अंदर कितनी एनर्जी है तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी का उन्होंने फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू mc² के बराबर, है ना। तो ये m जो भी है वो मास है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो थी ना, ये जो उनकी जो बातें थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई न्यूक्लियस के अंदर होने वाले रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक है, experimental verification of the Einstein mass energy relation has achieved in the study of nuclear reaction among the nucleus, nuclei, electrons and more recently discovered particles। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज थी जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन की बात आती थी ना, क्योंकि स्पेसिफिकली हम आगे जाके देखेंगे, जब हम वहां पे आगे जाके देखेंगे तो अल्फा डीके देखेंगे, बीटा डीके देखेंगे, बीटा प्लस बीटा माइनस, गैमा डीके देखेंगे, तो वहां पे ना हमें जो उसका जो एनर्जी का फॉर्मूला लगता था, एक्चुअली जो प्रोसेस होती है ना, वो वहां पे मोमेंटम भी कंजर्व होता है, वहां पे एनर्जी भी कंजर्व होती है, वहां पे मास भी कंजर्व होता है। तो ऐसे केस में
मास एनर्जी का जो कंजर्वेशन है ना, मास एनर्जी का जो कन्वर्जन है, मास कैन बी यूज एज ए वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस के स्टडी के लिए, न्यूक्लियस के अंदर होने वाले रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें तो पता है, इसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इज इक्वल्स टू mc², ठीक है। तो चले इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की किताब में यहाँ पे एग्जांपल 13.2 के तौर पे दिया गया है, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू दी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के अंदर कितनी एनर्जी होगी वो आपको यहाँ पे पता करने को बोला गया है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मास कितना दिया गया है, 1 kg, है ना। मास यहाँ पे कितना दिया गया है आपको, 1 kg। सो m इज इक्वल्स टू यहां पे दिया गया है 1 kg, सॉरी 1 ग्राम दिया गया है, मैं क्या लिख रहा हूं भाई, 1 ग्राम दिया गया है, kg नहीं है, 1 ग्राम यहां पे दिया गया है। सो इट इज 1 ग्राम, जिसको मैं 10⁻³ kg भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। अभी ये 10⁻³ kg में इतने मास में कितनी एनर्जी होनी चाहिए ये हमें पता करने को बोला है। तो भाई कितनी एनर्जी होती है, तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन जी, E इज इक्वल्स टू mc², mc² के बराबर, मतलब कि ये 10⁻³ c की वैल्यू हम प्लेस करेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो कुल मिला के देखेंगे इसका स्क्वायर होगा, तो कुल मिला के देखेंगे तो ये 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁸ 16, ठीक है। तो देखो तो आंसर क्या आएगा, 16 में से 3 निकल जाएंगे तो 13 बचेंगे, तो आंसर हमारे पास निकल के आएगा 9 इंटू 10⁻13 जूल। तो आप देखो कितनी ज्यादा एनर्जी हमें दिख रही है, 10⁻13 जूल में आई, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻13 जूल, मतलब कि 1 ग्राम के अंदर इतनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम के अंदर इतनी एनर्जी होती है, क्लियर, ठीक है। तो बच्चों बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।